सभी को नमस्कार। भू आकृतिक विज्ञान के अंदर जो नेक्स्ट जो टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है भू संतुलन, आइसोस्टेसी। छोटा सा टॉपिक है ये, और इसमें अगर आपको मोटा मोटी यूं बात की जाए कि 10 से 1 अगर चीजें आती है ना, तो ये पूरा टॉपिक ही आता है। इतना ही छोटा सा है, हालांकि लिख रखा है 5-4 पेज को, बाकी सारो सिस्टम ही तो ही है। हिसाब तो 10 ही मिनट को है, लेकिन 10 मिनट में पढ़ाए फिर काम चले को नहीं, ठीक है ना। नाम से स्पष्ट है, भू संतुलन, भूमि के अंदर संतुलन, यही तो पढ़ रहे हैं ना। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे भू संतुलन यानी भूमि के अंदर संतुलन कैसे है। आप ये देख रहे हो कि इस प्रकार से पर्वत जैसे ऊपर उठे हुए भाग भी हैं और महासागरों के जैसे नीचे भाग भी हैं, फिर भी परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर उठे हुए भागों के अंदर यानी पर्वत, पठार, मैदान तथा नीचे धसे भाग, आप महासागरीय तली की बात करते हो, गर्तों की बात करते हो, उनमें बैलेंस पाया जाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, भू संतुलन कहते हैं। यही तो बात है, आइसोस्टेसी कहते हैं। अब इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डटन ने किया, घटन ने किया? डटन ने किया। किसने किया? डटन ने। यानी जो संतुलित व्यक्ति होगा वही मैदान में डटे रह सकता है, ये ध्यान रख लेना। जो संतुलित होगा वही रहेगा। तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डटन ने। भू संतुलन की संकल्पना की अगर प्रतिपादन की बात आती है, कहां से हुई? 1859 की बात है, सिंधु गंगा के मैदान के अंदर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में अक्षांशों का निर्धारण हो रहा था। किसका? अक्षांशों का, खगोलीय विधि से और त्रिभुजीकरण विधि से। अब जब अक्षांशों का निर्धारण हो रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ अटपटा सा काम हो रहा है, भाई कुछ दिक्कतें लग रही थी उनको। उन्होंने किया तो ये बात एक तरह से एरी महोदय थे उनके सामने रखी कि एरी जी आप बताइए कि ये हमारा सिस्टम है वो ठीक चल रहा है क्या? उन्होंने देखा कि हाँ ये ठीक है, तो बोले ये एरर आया है दोनों मान के अंदर। भाई आप जैसे कोई कैलकुलेट करते हो कोई संख्या की, तो आप उसमें कुछ एरर आता है तो त्रुटि आती है, कि ये त्रुटि क्यों आई? यानी 5.2366 सेकंड का अंतर आया। कल्याण और कल्याणपुर दो जगह थी, मतलब हिमालय के पास में ही। तो वहां का वो जब अक्षांशों का निर्धारण कर रहे थे तो 2 मेथड लगाए अलग अलग, खगोलीय विधि भी थी और दूसरी है त्रिभुजीकरण विधि। अब दोनों का मान बराबर आता तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन दोनों के मान में कुछ एरर आया। आपने तो गमा दिया। उन्होंने कहा कि भी ये एरर, एरी महोदय के सामने बात रखी, एरी कहो कि भी हाँ एरर तो है, इस एरर के पीछे कौन है? तो एरी महोदय ने कहा इसके पीछे तो भाई मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो हिमालय आप देख रहे हो ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, उसकी वजह से। बोलो ठीक है। तो एरी महोदय ने अपना विचार दे दिया कि जो जितो लंबो है नहीं वो बितो ही नीचे गड्ढेड़ो है, जो जितना अधिक ऊंचा होगा वो उतना ही अधिक गहरा। अरे बोले वो संतुलन बैलेंस कैसे है? तो एरी बताते हैं कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा वो उतना ही अधिक गहरा है। समझ गए ना? जैसे आप यूं कह सकते हो, बर्फ को अगर पानी में डालें, बर्फ का एक ही हिस्सा ऊपर रहता है, बाकी 9 हिस्से जल के अंदर डूब जाते हैं। समझ गए ना? इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा है वो उतना ही अधिक गहरा अंदर तक डूबा हुआ है। जो छोटा है उसको अपन जिया कोई लंबो पोल रोपा, ज्यादा गहराई तक रोपना पड़े, थोड़ा इतना सा किए तो थे थोड़ा सो की दड़ो पटकी रोप दोगा। ये तो बात है ना। तो इन्होंने भी कुछ ऐसी सी बात की कि हरी कह रहे हैं कि आप पर्वत की बात करो, पठार की बात करो, मैदान की बात करो, जो भाग जितना अधिक ऊंचा है वो उतना ही अधिक गहराई तक है, इसलिए उसमें बैलेंस बना हुआ है। बोलो जी ठीक है। ये आगे इनके विचार की बात आएगी। अब वो जो समस्या 5.236 जो अंतर आया था, ये एरी ने बताया कि भाई हम इस प्रकार से देखें तो ये हिमालय जो होगा वो पेंडुलम को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसलिए ये एरर आ गया, तो कोई चिंता की बात नहीं है। प्राट के सामने समस्या रखी गई। प्राट बोले भाई आप कह रहे हो कि ये सारे एक ही जैसी चट्टानों से बने हैं, पर्वत की बात कर रहे हो, पठार की बात कर रहे हो, मैदान की बात कर रहे हो, इनका सबका अगर घनत्व हम 2.7 मान करके अगर कैलकुलेट करें, गणना करें, तो ये जो अंतर होगा आप 5.236 सेकंड का बता रहे हो वो इतना नहीं आएगा। तो बोले कितना आवे? बोले वो आना चाहिए फिर 15.885, 15.885 सेकंड का आना चाहिए, 15.885 सेकंड, ऊपर 2 निशान लगा दिए। लेकिन आया कितना था? 5.236 सेकंड का आया।
तो प्राट महोदय कहते हैं कि भाई मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हिमालय को जितना आकर्षित करना चाहिए उतना हिमालय ने आकर्षित किया नहीं, पेंडुलम को अपनी तरफ खींचा नहीं। यूं मतलब हिमालय कह तो माऊ खोखलो है या फिर है हल्की चट्टानों से बना है। ये आगे फिर इन्होंने जो अपना विचार दिया प्राट ने, वो ये कह दिया कि भाई मन ने तो आ बात है कि जको जितो ऊंचो उठड़ दिखे नहीं वो बितो ही अड़को है, समझ गया नहीं। और जो जितना नीचा है इसका मतलब वो उतना ही भारी है। तो अलग अलग स्तंभों के अंदर हम देखेंगे कि उनका घनत्व अलग अलग है। भाई ऊपर वाले भाग का नीचे सबका एक लाइन है, भी नीचे तो सबका भार क्या है बराबर है। जैसे आपने एक रुई का ढेर ले रखा है अगर बात करें, और एक लोहे का बाट है, 1 किलो रुई तो इतनी सारी होगी, एक बाट आपका इतना ही होगा लोहे का अगर जो बाट है। तो इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि जो पर्वतीय भाग हैं वो हल्की चट्टानों से उनका घनत्व कम होगा, पठार है उनका और ज्यादा होगा, मैदान होंगे उनका और ज्यादा होगा, समुद्री नीतल होंगे उनका और ज्यादा होगा, और नीचे जो तराजू वाला जो पलड़ा है उसके ऊपर बैलेंस जो है वो बराबर रहेगा। आगे फिर ये एफोर्ड और बोबी जो हैं वो कहें कि भाई बाकी तो बात नहीं ठीक है आली जच्चे, लेकिन ये कौन बताए वो कितना किलोमीटर पर है, वो यहाँ तराजू लागेड़ो बराबर हो कहें वो लगभग 112 किलोमीटर पर से 100 जमीन के अंदर आप जाओगे 112 किलोमीटर के ऊपर तो लाइन है थारी यहां क्षतिपूर्ति तल जिसको आप बोलते हो, समतोल रेखा जिसको आप कहेंगे, वो समतोल रेखा इन्होंने गहराई नहीं बताई, मैं बता देंगा बा इतने पर है, बाकी तो ठीक है यही हो गए जुगाड़ जाओगे। जोली के नहीं एक लाइन को नहीं हो बोल तो बोले वो एक मंडल हो, और वो मंडल आप यूं कह सकते हो 10 मील मोटा होता है। अच्छा, उसके अंदर आकर के फिर ये आप एक लाइन लोइन वाली बात करते हो, ऐसा भूगर्भ के अंदर संभव नहीं है, ये एक मंडल होगा उसके अंदर ये सारी चीजें होंगी। आप ये आगे गया ओ इसके के यार बातड़ी तो दोनों ही ठीक है, आप की जगह एरी कहे जको जितो ऊंचो है वो बितो ही गहरो है, वो भी कहे ऊंचो है वो बितो ही गहरो है, ठीक है तो मान ली बात। लेकिन अणा भी कहे सारा को घनत्व भी अलग अलग है, सबका घनत्व है अलग अलग है, पर्वत का अलग है, पठार का अलग है, मैदान का अलग है, यानी जो लंबा है उसका अलग है, उससे छोटा है उसका अलग है, उससे छोटा है उसका अलग है। फिर बोले इया भी को नहीं बोल तो बोले ऊपर ले सिर का नहीं हड़को है, फिर आठू और भारी है, पगा का नहीं आओगे तो और भारी होगा, यानी एक ही स्तंभ के अलग अलग भागों के अंदर भी घनत्व है अलग अलग है। अब बात कौन करेगा, हाँ सांस के करे यहाँ ना रहे थे ये बात करा 100 कठे है, सिर अलग तरीके चट्टानों है, धड़ न्यारी है, पग न्यारा है, वो ऊपर हड़को ही है, खाली है। इसका मतलब हिस्केनन आपके सामने इस प्रकार की दिल्ली की जो प्रतिमूल संकल्पना है वो मूल जो संकल्पना थी एरी की उसके विपरीत है। भूपटल पर समस्थिति या समायोजन तब तक बना रहता है जब तक दोनों के अंदर बैलेंस होगी। फिर आप अगर देखते हो ऊपर वाला पर्वतीय भाग होता है उसका कट करके अगर मैदान के अंदर जाकर के समुद्र के नीतल में जाकर के जमा होगा तो वहां से अंतर सागरीय चलते हैं और ये एक साइकिल के तौर पे चलता रहता है और एक बैलेंस बना रहता है। उसमें अगर किसी प्रकार का व्यवधान आ जाता है तो फिर इम्बैलेंस की स्थितियां होती हैं, तब आप देख रहे थे भूकंप वगैरह आते हैं। तो ये कुछ थोड़ी सी बातें इस टॉपिक के अंदर हैं, बस हो गया और है ठीक है। नहीं वास्तव में बात तो इतनी है, हम क्या बताया था एरी का मत जो जितना ऊंचा होगा वो उतना ही अधिक गहरा होगा, सारा एक ही वर्ग वजन का है हाँ है मां ज्यादा है। फिर बाद में कहीं कहो कि तुम यहाँ बताओ थे को के हिमालय 8,848 मीटर ऊंची चोटी है एवरेस्ट की, लगभग 8.5 किलोमीटर कह दी, गहराई के अंदर जाओगा तो 9 8 72 70 किलोमीटर जाना पड़ेगा, पिघल जाए को नहीं बात है। सोचो 32 मीटर की गहराई के ऊपर आप कह रहे हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा पृथ्वी के अंदर भाग में जाते हैं। बोले आपा ने बेरोगा ने आपा बता दियो तो जल्दी खड़ी है, अब थाना और की बतानी है तो थे बताओ, मैं तो बता दी गए, मैं कौन बताई हाँ काल ने कोई कह दे बोल थे का मैं बता दी। भू संतुलन, भू मतलब भूमि,
संतुलन। अब परिभ्रमण करती हुई ये लगा, परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर उठे हुए भागों तथा नीचे धसे भागों में, ऊपर उठे कौन से? पर्वत, पठार, मैदान, नीचे धसे भाग तली और गर्भ, उनमें जब संतुलन की स्थिति होती है उसे भू संतुलन कह देते हैं। भाई आपने देखा परिभ्रमण, परिभ्रमण मतलब जो घूम रही है पृथ्वी उसके ऊपर बात कर रहे हो। पृथ्वी के ऊपर उठे हुए भाग तथा नीचे धसे भागों में यांत्रिक संतुलन की स्थिति को आप क्या बोल देंगे? भू संतुलन। इसके बाद में दो छोटी छोटी परिभाषाएं लिख लेना नीचे ऊपर जहां पे जगह पड़ी होगी। बोले थे परिभाषा का के ले लग गया हो। समस्थिति संतुलन की वह प्रक्रिया है, बोले समस्थिति किसी हो है, आई हो है, आइसोस्टेसी। समस्थिति भू संतुलन की वह दशा है, भू संतुलन की वह दशा है जो भूपटल के ऊपर, जो भूपटल के ऊपर विस्तृत विभिन्न ऊंचाई वाले, विभिन्न ऊंचाई वाले विशाल पर्वत मालाओं, विशाल पर्वतमालाओं, पठारों तथा मैदानों के मध्य पाई जाती हैं, तथा मैदानों के मध्य पाई जाती है। होम्स की है, किसकी है? होम्स। ये तो ये कह रहे हैं कि समस्थिति क्या है? भू संतुलन की वह एक ऐसी दशा है जिसमें आपने देखा भूपटल के ऊपर, यह आपकी भूपटल है, इसके ऊपर विस्तृत विभिन्न ऊंचाई वाले, जैसे आपने देखा कि यह ऐसे पर्वतमाला हो गई, आपने देख लिया इस प्रकार से ये कोई पठारी भाग हो गया, ये नीचे आपका मैदान हो गए, यही तो है। इनमें जब इनके मध्य एक तरह से संतुलन की जो दशा पाई जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? समस्थिति। कौन कहो? होम्स कहो। समझ गए ना? बुलमारे की आवे तो आपके सामने ये आएगा, समस्थिति भू संतुलन की वह दशा है जो भूपटल के ऊपर विस्तृत विभिन्न ऊंचाई वाले थे। तो यहां देख लियो, अब यहां रट्टोगा थर को याद रहे नहीं। अरे बोले किसी दशा है, जमीन के ऊपर वो पर्वतमाला की बात करें, पठार की बात करें, मैदान की बात करें, बांग मध्य की बैलेंस की स्थिति पाई जाए, भाई के है? समस्थिति है। इया कौन रखा, बिया रखांगा, बिया रख लियो। बा दशा है जबकि दुर्दशा न हुए। आ बात कण की, होम्स की। एक और लिख दो, पृथ्वी के धरातल पर जहां कहीं भी पृथ्वी के धरातल पर जहां कहीं भी संतुलन विद्यमान है, संतुलन विद्यमान है, समान धरातलीय, समान धरातलीय क्षेत्रों के नीचे पदार्थ की मात्रा समान होती है।
पदार्थ की मात्रा समान होती है। स्टीयर्स इनके ध्यान रखना है, यह ध्यान रखना है समान धरातलीय क्षेत्रों के नीचे पदार्थ की मात्रा भी क्या है, समान है। यदि स्टेयरिंग सही रहेगा, समझिए नहीं, समान धरातलीय क्षेत्र के नीचे पदार्थों की मात्रा भी क्या है, समान है। यह बात कौन कर रहा है, स्टीयर्स कर रहा है। भाई कट्ठे भी बोलो मैं देखो बट्ठा संतुलन हो, ये तो कह रहा है ना। पृथ्वी के धरातल में जहां कहीं भी संतुलन विद्यमान है, अन कोई सारी पृथ्वी को ठेको कौन ले रखे हो, वो कहे जट्ठे भी कोई संतुलन विद्यमान है, वहां आप क्या देखोगे, समान धरातलीय क्षेत्रों के नीचे पदार्थों की मात्रा भी क्या है, समान है। स्टेयरिंग वहां पे समान चल रहा है, बस ये बात ध्यान रखनी है। दोनों याद रह जाएंगी, बुलमार तो पहले ही याद ही। अब आइसोस्टेसी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा के, किससे लिया गया है, आइसोस्टेसियस से, और जिसका अर्थ क्या है, समस्थिति, समय स्थिति। आइसोस्टेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, डटन ने किया। किसने किया, डटन। अब यहां से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, बोलो डटन जी हा कठेगा यूएसए के, ऐसा सारा प्रश्न है। क्या थे, अठैया भी देश कह रहे हैं। आइसोस्टेसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डटन, जो यूएसए के जलवायु वेत्ता थे, ले बैठेगा जलवायु वेत्ता नहीं थे, अर्थशास्त्री थे। क्या थे, भूगर्भ वेत्ता थे। बोले वेत्ता के हुए, जलवायु वेत्ता है ना, जाने जाने, हाँ सही बात है। तो ये तो यूएसए के रहने वाले थे, और जमीन के बारे में इनको, भूगर्भ मतलब भूमि के गर्भ की बात कर रहे हैं, उसके बारे में इनको जानकारी थी, जाने जान थे इसलिए। और ये वो शब्द कद लियो इस काम में 1889। हालांकि आइसोस्टेसी की जो संकल्पना की अभी हम बात करेंगे 1859 में बात कर लेंगे, यहां पे सिंधु गंगा के अंदर। लेकिन जब तक वो शब्द को नहीं काम में लेता, नामकरण है बाद में करियो, टाबर जाम पहली जाए। हालांकि आजकल तो टिका दें, वो एक न्यारी बात है, काली धोली जो भी टिकाओ थे, नहीं तो पहले पंडित जी तो कहेंगे 5 दिन को, कहेंगे 7 दिन को, कईया को फेरे 20-20, 21-21 दिन, कईया नहीं करड़ाई ज्यादा होती, मतलब ये बोले मैंने करड़े 12, हाँ तो कई करड़े 12 हुए और लेट हो गए। जो आज कोई को नामकरण करो नहीं, वो देखो कद की बात है 1859 के बाद में 69 है, और 79 के, और फिर 89, 30 साल बाद में नाम कड्यो आ ध्यान रख लियो। बोला ही करड़ा बाहर आमन लगे हैं, इतने कई तो दिन टो लिया, इतना ही है एवरेज के हिसाब और के। तो यहां पे 3-4 बच गए कि आइसोस्टेसिस जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, डटन ने। कब किया, 1889 में। यूएसए के थे, भूगर्भ शास्त्री थे। विश्व में सर्वप्रथम समस्थिति का जो विचार है 1935 को नहीं भी 1735 कर दियो, नोको लिखी जड़। 1735 ईस्वी में एंडीज पर्वत के सर्वेक्षण के दौरान किसने, पियरे बुगार, पियरे पीर के बारे में बात चाले, समस्थिति राखनी चाहिए क्या, आई बात है नहीं है? 1735 की बात है। एंडीज पर्वत सर्वेक्षण के दौरान पियरे बुगार ने समस्थिति का विचार एक तरह से दिया था। नामकरण कौन दियो, इसी सी बात नहीं देखी वहां, वो कोई रिश्तो रास्तो देखे गए बा कंडीशन या, हाँ है, हाँ बातड़ी चल रही। अब बातड़ी चलती चलती अपने आ लिया ठे भारतीय मा, आप फिर थान बेरो सिरे चढ़ाई दिया,
अब देखो, और अब बोलियो ऐसी संकल्पना आई कठू, अठारह की बात है। आपने यह कल्पना कर लो थे या क्या थे किंग नेतृत्व में चलो, थारे नेतृत्व में चलो, थारो नाम ओ सागी को नहीं हो है। कहां का? सिंधु गंगा के मैदान का। सिंधु गंगा का ये मैदान है। सिंधु गंगा के मैदान के अंदर आप देखोगे कि वहां पे किसका निर्धारण हो रहा था? बोल भाई जी अक्षांश बताइयो, गिणिज्ञ यानी अक्षांशों का निर्धारण। एड किसको बनाया है? जॉर्ज एवरेस्ट को इसका मुखिया बनाया। अब जॉर्ज एवरेस्ट महोदय भाई अध्ययन कर रहे थे सिंधु गंगा के मैदान में, और ऐसे जैसे ये हिमालय से ऐसे आप यूं मान लीजिए कि इन दो जगह का अध्ययन कर रहे थे। एक जगह का नाम था कल्याण, दूसरी का था कल्याणपुर। क्या था? कल्याण व कल्याणपुर ए जगह है। यहां का वो अध्ययन कर रहे थे सिंधु गंगा के मैदान में अक्षांशों का निर्धारण। किस मेथड से? विधि क्या थी? हैं? विधि दो थी। कौन कौन सी? एक तो आपकी थी खगोलीय और दूसरी त्रिभुजीकरण। त्रिभुजीकरण। इन विधियों से जब उन्होंने अध्ययन किया तो कितना एरर आया? 5.236 ऐसे सेकंड, इतना अंतर आया इन दोनों मानों के अंदर। अंतर आया तो यह बात रखी गई किसके सामने? एरिकन ले गया। कई बार जहां कोई गणनाम गड़बड़ हो जाए जब जाए करो दूसरे गण जहां टाबर जा गुरुजी कन, गुरुजी बताइयो यहाँ एरर क्या आवे है जच्चो को नहीं सही। तो एरी महोदय के पास में गए। एरी महोदय बोले लाओ मैं बता दूं। अरे बोले इले पास हिमालय थे बिन ध्यान करे हो गए बोल कौन देखा। हाँ तो बोलो ये जो हिमालय है ना वो थार लाए पेंडुलम ने वो हिमालय यहाँ खींचे आपकी ओर आकर्षित करे। हाँ बोले ओ उसके। अब दूसरा एक गुरुजी सवाल को कोई उत्तर काट देनी, दूसरो सारे गणितार और बैठो अच्छो बानी बड़ो टाबर ने बुढ़ा तो दियो के अरे ना ना के कहा वे के भाई यहाँ कहा? बोले पेंडुलम ने हिमालय आकर्षित कर लियो। अच्छा और क्या बतायो कि यहाँ करियो? बोलो घनत्व है तो वो सारा 100 ही बतावा बे। यहाँ जिक्र करा चाहे पर्वत की बात कर लो, पठार की कर लो, मैदानी कर लो, बोले सारा डेंसिटी एक जैसी है क्या? तो बोले थे यहाँ पूछो गए यहाँ फिर खड़िया क्यों करें? बोले वो बता दी। बोले जितो लंबो है वो बेन नितो नीचो गाड़ रखियो है जद खड़े है वो पोल कौन दिखेगा? तेन लंबड़ी पोल ज्यादा नीचो गाडेड़ो है कह छोट लियो थोड़ो कम है। बोले हाँ मेरे जस तो गई क्या? बोले लिया मेरे कन लिया कापी तेरी। बोले थार ला गुरु जी 2.7 मान के करी के गणना प्राट करना है? बोले हाँ। बोले 2.7 मान के अब तू मेरे कन गुणा बाकी करके जोड़ बाकी करने लगे वो मैं करवाया। जो बोले भाई 2.75 यानी सियाल जो है महाद्वीप जो है वो किसके बने हुए मान लिए? 2.75 घनत्व वाले बने हुए। बोले इससे गणना कर। गणना करी जब उत्तर आयो यानी जो अंतर जो आया वो कितना आया? 15.885 सेकंड का आया। हल्का नहीं वो पेंडुलम थार लो काम करेगो नहीं। जे हिमालय आकर्षित करे तो कितो करना चाहिए? 15.885। बोल तू जी थे बता दो। बोले मैं बता छू यहाँ गप मारे काम चल रहे को नहीं के ठीक है नहीं। तो यहां पे इन्होंने जो बताया कि 15.885। तो बोले गुरुजी थे बताओ तो सही फेर है क्यों कर खड़े हैं? बोले खड़े के यार जको जितो ऊंचो है वो भी तो ही हड़को है और जितो नीचो है वो भी तो ही भारी है। और नीचे तू देख ले जमीन के ऊपर एक दिशा खड़े।
हाँ, बोले बात तो थारली भी ठीक है। तो बोले बाली ठीक है, थारली ठीक है। एरी कंजाबो का ना अपन तो बता दी, अपनी तो आई रहेगी। प्राट का ना हो, प्राट आपकी बता दी। भाई बैलेंस क्यों बना हुआ है ये तो बताना चाहते हैं, भाई भूमि के अंदर संतुलन क्यों है। तो ये जब संकल्पना, एक तरह से प्रश्न आता है कि ये संकल्पना कहां से आई, एक तरह से 1859 के अंदर सिंधु गंगा के मैदान के अंदर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में ये काम हो रहा था, तब ये एक तरह से समस्या सामने आई। और समस्या सामने आई तो उन्होंने देखा कि एरर जो खगोलीय और त्रिभुज विधि से किया गया 5.236 सेकंड का एरर आया। लेकिन जब ये समस्या एरी के सामने रखी तो एरी ने तो सबका घनत्व समान मानते हैं। जब आप देखोगे ना तो ये कहेंगे भी घनत्व सबका समान रहेगा, चाहे वो पर्वत है, पठार है, मैदान है। जैसे एक चित्र इनका आगे मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो ऐसे 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7, एक को अगर आप पर्वत कहें, एक को पठार कहें, एक को मैदान कहें, ऐसे। तो इनमें सब में घनत्व क्या है, समान है, लेकिन गहराई क्या है, असमान है। जो भाग जितना अधिक ऊंचा है वो उतना ही अधिक गहरा है, ये तो बात है। लेकिन आप इसको देखो, प्राट को देखो, जो भाग जितना ऊंचा है 2.7 2.9 3, ये कोई आपको ऐसे याद नहीं रखना 2.7 2.8 2.9 2.10 जो भी है। यहां पे कहने का मतलब है जो भाग जितना अधिक ऊंचा है उसका घनत्व उतना ही कम है, और जो नीचा है उसका घनत्व उतना ही ज्यादा है, और एक लाइन के ऊपर बैलेंस बना हुआ है। यानी घनत्व और ऊंचाई के अंदर उल्टा संबंध है। आगे बात समझ। एरी और प्राट के बार बार पूछे जाते हैं। इस बार जो स्कूल लेक्चरर के अंदर जो सवाल दिया था वो आपने देखा होगा, काफी अच्छा सवाल बनाया था। ये बार सवाल सारा ही चुग चुग के बनाएड़ा ढंग ये दिया था। ये देखो, भू संतुलन समस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है। प्रेट का सिद्धांत पलवन के नियम पर आधारित था। तेराव में विश्वास नहीं करता है। तेराव में विश्वास कौन कर रहे थे, एरी करेंगे, आगे हम देखेंगे। प्रेट के सर्वेक्षण के दौरान कल्याण, यानी कल्याण, और उनको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो है कल्याण और कल्याणपुर, जो बात कर रहे थे ना हमें, उसकी बात है। कल्याण यानी कल्याण और कल्याणपुर के बीच गुरुत्वाकर्षण में जो अंतर आया वो 10 सेकंड से अधिक था। क्या 10 सेकंड से अधिक? कितना था? 15.885 सेकंड था जो गुरुत्वाकर्षण में वाला अंतर है। इसका मतलब इससे तो ज्यादा था। ए प्रेट के सर्वेक्षण के दौरान कल्याण तथा कल्याणपुर के बीच गुरुत्वाकर्षण में अंतर 10 सेकंड से कम था। यह बात गलत है। प्रेट की अभिधारणा थी कि स्तंभ जितना बड़ा होगा घनत्व उतना अधिक होगा। होगा क्या? जो जितना अधिक बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। इसका मतलब यह भी गलत है और पहले वाली जो बात थी यह भी गलत है। बैठे ही कौन बेरो पड़ो किसी बात करे हो। अब ये जनरली यहां से सवाल नहीं पूछा जाता है। ये वाली जो लाइन थी ना, एक तरह से जो हम बात करते हैं यहां, ये कि भू संतुलन की संकल्पना का प्रतिपादन ये पूछा गया है। 1859 ईस्वी की बात करेंगे। सिंधु गंगा के मैदान में अक्षांशों का निर्धारण हो रहा था। किसके निर्देशन में? जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में हो रहा था। उस समय कल्याण कल्याणपुर नामक दो स्थानों के मध्य जो माप थी एक तरह से त्रिभुजीकरण और खगोलीय विधि के अनुसार, तो दोनों के माप में अंतर कितना आया? 5.236 सेकंड का आया। कल्याण हिमालय से मात्र 60 मीली दूरी पे था। कोई बात नहीं। अंतर का कारण एरी ने क्या बताया कि हिमालय पेंडुलम को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसने जो सवाल दिया वो आगे। प्राट ने हिमालय को महाद्वीप की तरह सियाल से बना हुआ माना तथा उसका घनत्व 2.75 है। मान करके जब गणना की तो अंतर उन्होंने बताया भैया इतना आना चाहिए, जबकि आपका तो कम ही आया। तो ये सवाल था कि वो ये कह रहे थे कि उनका 10 सेकंड से ज्यादा था, 10 सेकंड से कम था, और वास्तव में कम आया। परिणाम स्वरूप हिमालय की जो आकर्षण शक्ति है वो क्या है? कम है। आगे की बात समझ में है? इतरियों 8 सवाल बना दियो। अच्छा सवाल बनाएड़ा एरा भाग्य और ही अच्छा मिलेगा थाने।
चाहे कॉलेज आरो देख लियो और चाहे स्कूल आरो देख लियो। वो कह लड़ी ना ना चालो। कैलकुलेशन बन तो करके बताइए। बैंक अकॉर्डिंग तो 10 ज्यादा ही है नहीं, तो फिर बाकी तो तीनों ही बात ही गलत है। हाँ, 10 कम आवा हो गए उसके अकॉर्डिंग। भाई जब कैलकुलेशन उन्होंने की तो बांगे उत्तर आवे काट तू सावड़। गुरुजी नेरी भांति का हमें बता दिया ना ने। अब कई बार गुरुजी वाला सवाल आठू। अब देखो यहां से ये भी सवाल पूछे गए, बोले ए के समस्थिति सिद्धांतों का प्रतिपादन कर्म से बात की गई है। कर्म से देखोगे सबसे पहले किसने दिया? एरी ने 1869 में। भाई कर्म से व्यवस्थित करेंगे। 2 नंबर पे कौन आ रहा है? प्राट 1869 में, डटन 1889, एफोर्ड 1910, बॉबी 1917। ये वो बॉबी देवल नहीं है थे जगह। हाँ, जोली 1925, हिस्केनन 1939, डेली 1940। आंगो एक सूत्र बना लियो, कर्म मुझे याद रह जाएगा। क्या रहेगा? है बनायो? क्या बनायो? एपी डॉक्टर है, एपी डाटे डाटे है। वो आगे क्या बतायो? जा हेड पर एपी डाटे वो जाल हेड पर, वो है हेड मानी सिर पर। अच्छा कोई बात को नहीं, शुरुआत अक्षर के हिसाब याद रख लियो आपने। एपी डांटे असिस्टेंट प्रोफेसर समझ गया नहीं? और एपी को मतलब वही तो है। आजकल आई तो पूछो थे कॉलेज लेक्चर नाम ही लेटा पर एपी आ भर्ती आ रही है। एपी एपी डांटे हैं वो बुद्ध जो है, वो जो है इतना आ जाएंगे सारा नाम। वो जो है, फिर आगे डे हेड पर क्या बोझ जो है कर दी तुम, कोई बात नहीं क्या कर दो चाहे। एपी डांटा है मतलब इतनी थारे याद रही जाएगी। या नए नए प्रोफेसर बने हो आप तो डांटो ही एपी डांटा है नहीं तो बैठे पेपर के मां को बेरो पड़े उनको किन डांटा है। वो जाए दिल्ली, वो जा है दिल्ली। अब बात ठीक है एपी डांटे है। हाँ तो डांटे है तो अटता है तो आई क्यों? क्या मैं डांटे है वो आ गया नहीं जाए दिल्ली। ओ ठीक है सही है। एपी डांटे अरे बोले क्या मैं डांटे है वो टिंगर है कुछ मादी अरे वो जाए दिल्ली। एक बात है जको जिसो हो नहीं दिमाग तो बिया चल रहा है नहीं? आप और कुछ मादी दिमाग लागे बिना तो रहे को नहीं है। कोई बात नहीं तब क्या बदल दियो तो क्या अठे वो मतलब पेटेंट हो तो आ कह पिछली बार तो वो है डालो यो कह जब मैं कहूं के पेटेंट हो तो आपने है के ब्रो कितना बदल दिया कितनी बार बदले जाएगा, कितनी बात और बदले जाएंगे हैं? मैं तो दिमाग में आने पर है, कोई जरूरी थोड़ी आग लगे रही है गीत गाए जाएगा राग बदल जे है। हाँ के ब्रो एपी ने याद रहे सही है कहीं तो तड़फड़ाओ के पाठ पढ़ाऊंगा जीटी का बैठे रहो चाहे। हाँ है हाँ। अब नेक्स्ट जो यहां पे तो इतनी तो बात ही शुरुआत ही हुई है तो बोल थे पहले कहा नहीं बोलो खत्म ही हो क्यों क्या भाई बात तो थाने बता दी। अब तो ये है कि गीत गाना पड़े मतलब है
यहाँ पहले दिन बांध बैठता है ब्याह मंडा को नहीं समझिए नहीं, बंदोरा बंदोरा कड्डे हैं मतलब कहीं फिर जाके कोई पंडित जी मंत्र पढ़े फिर जाके वो पूरा हो गए, नहीं तो अब छोरा छोरी को रिश्तो कर दियो और मिनट दो लागे बोले आलो करो काम रे बोल चालो के हो तो नहीं है भाई साहब है। हाँ वो होने लग गयो तो तेरे पर का ताता है बकरिया में तो आवाज है नहीं। हाँ वे कहीं लो तिलक काटियो के। हाँ। तो जॉर्ज एरी की जो संकल्पना है वो बात करेंगे सबसे पहले 1859 ईस्वी के अंदर हमने बात की। अब इनकी को नहीं और सिर्फ एक ही चित्र है, बोले एक चित्र किया है और बनाऊं कि ये समझ में आ जाएगा, बोले और क्या बनाओ तो थे अच्छी लगे तो हाथ लगी है हैं कई दिखे बोले यहाँ कर दिया यहाँ कर दिया यहाँ बोलता के जोरा है यहाँ लिखेड़िया बांस दे अब हाँ हाँ सही है तो हाँ कही हाँ भैया मैं देखो ये बांचा कथा बांचने का पीसा ले लोग थान बेरो है तो ठीक है नहीं। हाँ तो ये आप देख रहे हो कि बोले ए के हैं, जैसे आप यूं कह सकते हो जैसे लकड़ी के टुकड़े होते हैं उनकी डेंसिटी एक जैसे होती है, उसको अगर आप पानी में डालते हो जो जितना अधिक बड़ा होता है वो चला जाता है। इसी प्रकार से आप बर्फ की बात करते हो तो बर्फ को अगर आप पानी में डालते हो तो बर्फ का एक हिस्सा तो ऊपर रहता है बाकी नीचे चला जाता है। ये कह रहे हैं कि भाई इन सब का घनत्व समान होगा, यानी हम जो समझना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भूमि के अंदर संतुलन क्यों है, पर्वत पठार मैदान जो नीतल की आपने बात की उनके अंदर बैलेंस क्यों है, तो बैलेंस इन्होंने बता दिया जो भाग जितना अधिक ऊपर उठा हुआ है वो उतना ही अधिक दसा हुआ है। यहां पे आप देख लीजिए वो सारा लंबो है नहीं, ये इससे कम है तो इसका मतलब ये पानी का एरिया, इसका मतलब ये कम गहराई पे गया, तीसरा और कम गहराई के ऊपर गया, ऊपर कम है तो गहरा भी कम है। घनत्व सबका समान है, गहराई सबकी असमान है, इसलिए इनमें बैलेंस बना रहता है। अब इनसे किए लिखा रखा है, देखो विभिन्न स्तंभों यह लिख रहा हो बड़े, विभिन्न स्तंभों पर्वत पठार में मैदान का घनत्व समान होता है जबकि गहराई असमान होती है कि गहराई असमान। दोनों मुप्राट और एरी की एक की याद रखियो, नहीं तो किसी को नहीं याद रहेगी, दोनों एक दूसरे को उल्टा है। समस्त चट्टानों का घनत्व समान है, ठीक है, बोले समस्त चट्टानों का घनत्व समान है, पर्वत पठार मैदान, परंतु जो भाग जितना अधिक ऊपर उठा हुआ है वह भाग उतना ही नीचे तक डूबा होगा। दूसरी बार यहां दे दियो, तीसरी बार किया दियो, विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है क्या 2.7 2.7 2.7 अभी लिख रहे थे, तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। सही है बात। अगली बार कैसे पूछा इसी प्रश्न को, समान घनत्व के साथ गहराई में परिवर्तन, उससे अगली बार पूछा तो देखो परिवर्तित गहराई के साथ समान घनत्व है, बदल दियो मेरे बर्गन पेपर बनाने दिए, बोले आपने यहां बना दियो परिवर्तित गहराई के साथ समान घनत्व। पहले देखो समान घनत्व के साथ में कोई एक्टिव वॉइस बना हुआ है कोई पैसिव वॉइस बना हुआ है, फर्क इतना ही है, हैं? बात तो आई है। बोले समझ में क्या आई, एरी ने कहा सबका घनत्व समान है भाई, जो जितना अधिक ऊंचा है वो उतना ही अधिक गहरा है, इसलिए उनमें बैलेंस बना हुआ है। नाव के तेराव सिद्धांत, जो पलवन सिद्धांत की बात कर रहे थे ना, तेराव जो बात कर रहे थे, एक तरह से जो झलक आती है वो एरी के सिद्धांत में आती है, प्राट के सिद्धांत में नहीं आती है। प्राट जी तो एकदम बैलेंस कर दियो नीचे। समस्थिति सिद्धांत का प्रथम पूर्ण वैज्ञानिक विवरण कर दियो एरी, पहले पोता ही बतायो, ये कारण है, बाद में प्राट का नहीं। यहाँ कोई सार सार कौन बैठा, मैं था नहीं, कोई बोले एक कुर्सी पर लपास गुरु जी बैठे और दूसरों इन्ना आ गया, 10 साल की बात है, जो कि थ्योरी आई बात है नहीं। तो फिर माने गलत क्या मैं याद कराऊं 1869 इंग उल्टो पढ़ांगा बिया ते नए पढ़ो तो भी पढ़े जाए। अब उसने कहा कि सबका घनत्व है, सभी स्तंभों का घनत्व समान होता है, तो ये क्या कहेगा सबका घनत्व है, इसका मतलब गहराई, उसमें एरी में असमान थी तो इनमें गहराई क्या रहेगी समान, उसको आप क्षति पूर्ति रेखा कह देंगे, समतोल तल कह देंगे। देखो प्राट ने परिवर्तित घनत्व के स्तंभ पर आधारित है, परिवर्तित घनत्व है, परिवर्तित घनत्व है कि परिवर्तित घनत्व के स्तंभ है,
2.7, 2.9, 3, ये क्या है? परिवर्तित घनत्व है। परिवर्तित घनत्व के स्तंभ पर बात किसने की? एरी ने की या प्राट ने की? अरे अपरिवर्तित घनत्व के स्तंभ है। अकाल ने पट गए हो जाओ सागी परिवर्तित घनत्व के स्तंभ आगे लगा दियो ए यहां उत्तर किया है। पहले तो थे तो गुरुजी ओ देखो प्राट लिख रखा है परिवर्तित घनत्व के स्तंभ पर आधारित समस्थिति की अवधारणा का प्रतिपादन किया। सही कर गया हूं मैं। अरे आगे ए लगा दियो नहीं ओ कट लिखड़ो यहाँ तो इम तो को नहीं आ देखो दिखाने ए तो यहाँ दे रखा नहीं विभिन्न स्तंभों का घनत्व समान जबकि गहराई असमान और वहां पे दे दिया तो सब तो अठू उठा लियो परिवर्तित घनत्व आगे के लगा दियो ए लगा दियो ए लगाते इसका मतलब वो प्राट का लेना देना नहीं है। अब किसकी बात कर रहे हैं? अपरिवर्तित यानी सबका एक जैसा है। 2.7 2.7 ऐसे कर रहे थे। प्राट के अनुसार विभिन्न स्तंभों में घनत्व है असमान है गहराई अन कई देर ऊंधा सुंदा आगे पीछे करोगा नहीं जो न तो यहाँ ठा किसी की गहराई समान है किसी की असमान है बोल थे क्या पढ़ाओ मैं तो ये कारण ताकि थारा चुंदी लाग जा कह रहे मैं आपको रटा के भेजूंगा मैं कहूँ 2-3 बार आगे पीछे करोगा जब अकेला लाग जाएगी चुंदी लाग जी। बोले एकड़ तो यहाँ का घनत्व है बराबर है एकड़ के गहराई बराबर है कदी के घनत्व है समान है गहराई समान है किंग की बात करा एरी कह रहा है घनत्व है समान है गहराई असमान इंग मतलब प्राट उल्टो बोलेगो विभिन्न स्तंभों का घनत्व है असमान गहराई समान। अब यहां लिखा देखो एक समान गहराई में घनत्व में अंतर बदल दिया प्रश्न ही आएड़ा है मतलब लैंग्वेज पदार्थ पे प्राट के अनुसार ऊंचाई और घनत्व में विपरीत संबंध पाया जाता है एक दूसरे के उल्टे पाए जाते हैं और उसमें क्या था? समानुपाती थे समान थे उल्टा नहीं था। जो भाग जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा तथा जो भाग जितना नीचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम नहीं होगा भाई अधिक होगा। सही कर लियो क्या थालम सही है? थालो सही है क्या है? बाद में सही कर ठीक है। अब देखो एक करी आ गयो ऊंचा स्तंभ कम घनत्व है नीचा स्तंभ अधिक घनत्व है बात ठीक है। एक करिया दे दियो वृहद स्तंभ कम घनत्व है लघु स्तंभ अधिक घनत्व है। दूसरा कहीं बदलियो नहीं वो यहां बदल दियो ऊंचा स्तंभ कम घनत्व है नीचा स्तंभ अधिक घनत्व है। किसने बताया? प्राट ने बताया। ओ देखो प्राट बता दियो बिया तो थाने अगर 2 चित्र आवे नहीं बोल 2 किस्सा आवे आपको बैठे बैठे इतो बनावे यहां पे ये पानी का हिस्सा था ऐसे यही तो है दो 2.7 थारे जो 2.7 नहीं याद रहते 2.8 लिख दो तो फर्क पड़े नहीं 3 लिख लो तो फर्क पड़े नहीं तो बोल माने यहाँ पूछा कौन यहाँ कौन पूछा। अब ओ किंग है एरी का। अब आपको एरी में क्या दिख रहा है? एरी में यह दिख रहा है कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व तो समान है गहराई असमान। अब जहां प्राट जिन बनाओगा नहीं अब ये ऐसे आ गया ऐसे यहां पे मैंने 2.7 लिख दिया 2.8 लिख दिया 2.9 लिख दिया। इसका मतलब सबका घनत्व है असमान है लेकिन गहराई क्या है? समान है। आकन है प्राट ए थाने इतनी बात आवे नहीं तो अब जो की गान लग रही सारी आवे और जे दोनों शब्द नहीं आवे इंगो मतलब है न एरी आवर ने प्राट आवे। अभी चिंता ना करो जो चुंदी नहीं लगी तो आप 1-2 ओवर और पट के लगा दें ओ देख लियो घनत्व और ऊंचाई में विपरीत संबंध पाया जाता है। ऊपर घनत्व असमान है लेकिन क्षतिपूर्ति तल या रेखा है इस लाइन के ऊपर भार क्या है? समान है यानी सभी स्तंभों की गहराई समान। यह तराजू रखे करो नहीं ताकड़ी में तोल लो एक कानी रुई गाल रखी है एक कानी बाट रख रखी है देसी उदाहरण की बात करो। अब दोनों जो रुई और ढेर तो ऊंचो हो रही है ना और जो आपने 1 किलो का जो बाट रखा है 5 किलो को रख लीजिए कोई बात करो फिर 5 किलो रुई हो जाएगी और ऊंची हो जाएगी और इस साइड के अंदर बाट रखा था तो लेकिन यहां नीचे का उनका जो तल की जो बात कर रहे हो वो अलग अलग होते हैं कैसे ऊंचे नीचे होंगे
वो समान है, तो यही तो बात वो है सेम। अप्राट पूरो पूरो है रे ताकड़ीम, आ ध्यान रख लियो, पूरो पूरो मतलब प्राट। हाँ, अब देखो क्षतिपूर्ति तल समतोल तल के ऊपर घनत्व में अंतर होता है तथा नीचे की तरफ घनत्व क्या होता है, समान होता है। आगे बात के नया आई तो अंकारो बनाना पड़ेगा। है फोर्ड और है बॉबी, ए बेचारा बिया मतलब ठीक है, कहीं बिया कोई दिक्कत को नहीं, प्राट माने कोई एलर्जी को नहीं, बिल्कुल ठीक बात करिए। लेकिन एक बात भूल गया भाई बताते टाइम, बटाबर ने बताओ ना दिया कौन बताओ कितनी गहराई गा मां बा में बता सक हाँ कहो 112 किलोमीटर पर बाहर समान कठे है, बाकी तो वही है कि क्षतिपूर्ति तल को एक तो इन्हें थोड़ा नाम ठीक कर दो, कहते क्षतिपूर्ति तल यहाँ अच्छो सुनो कौन लगे, समतोल बराबर तोल, समय तोल रेखा, समतोल तल कह दो, रेखा कह दो, जिसकी गहराई कितनी है 112 किलोमीटर है, 8 है 112। क्षतिपूर्ति तल को इन्होंने क्या बोल दिया, समतोल तल, और गहराई कितनी बता दी 112 किलोमीटर। हैफोर्ड और बॉबी की संकल्पनाएं किसके अनुरूप हैं, प्राट के अनुरूप हैं, ये भी पूछे जाते हैं। यानी ये प्राट का समर्थक है, प्राट के सागे सागे चलन आ रहा, बोले बाकी थारली दुकान ठीक जच रही है, मैं थोड़ा सो इतो जोड़ दे मारो नामड़ो भी आ जाओ, बोल कोई नहीं लाई तो थे लिख लियो, ये भी गुरु चला है भाई आपकी बता दी कि थे मतलब चला जाओ 112 किलोमीटर पर थाने पा जाए, ढूंढ ले तू जाके बैठे आ एफोर्ड और बॉबी के पहले प्राट प्रूट तो यहाँ कह दियो कि भाई एक क्षतिपूर्ति तल होगा, वहां कोई गहराई गुरु कौन बताई, हाँ कहो कि मारो नामड़ो कौन छपियो, बोल तो बोल मैं गहराई बता दिया, बोल बता दियो, बोले 112 किलोमीटर देखे हो गए, बोल देखे बे और आऊंगा बे देखा मैं आपने टेको के, बोल ठीक है। तो अब आगलो आओगे वो देखी थी मेल त्रिया गप्पी तुम्हारे और की है, कई नहीं लगे मैं ही मारूं गप, किताब में लिखी है यहाँ मैं क्या करूं है यहाँ गुरु जी कोई सिद्धांत थोड़ी है, ऐसे ही है तो सिद्धांत मैं क्या करूं, तो पढ़ो की हो रहा मन तो की है संतुलन ही हो रहे लगे सुनना हो रहे हैं कई तो किसी संतुलन है गुरु जी, इसी तो उम्मीद को नहीं कई तो देर पढ़ना पड़ा हो गया। जोल्ली की संकल्पना, जोल्ली के अनुसार समान घनत्व वाले क्षेत्र के नीचे ओ देखो 2.7 2.7 2.7 ओ ठीक है, ओ कहे कि भैया आ एक असमान घनत्व की होगी, यानी जमीन में थे जाओगा नहीं आ 112 पूरा किलोमीटर के मेरा कहानी कौन समझ में आवे, बोल तो बोले जमीन में आप गहराई में जावा नहीं, जब ऊपर तो ठीक है प्राट का है नहीं जी, मतलब वो एरी ने कहा था जैसे घनत्व 2.7 है, लेकिन वो जैसे इन्होंने क्योंकि एरी की फिर थोड़ा सा ये हो गया था कि भाई जो भाग जितना अधिक ऊंचा था वो उतना अधिक गहराई तक जड़ थी, तो फिर उसकी आलोचना ऐसे हुई कि हिमालय अगर 8.5 किलोमीटर 9 किलोमीटर के आसपास है तो इसका मतलब उसकी जड़ को अगर आप देखते हो तो 75-80 किलोमीटर गहराई के अंदर, तो फिर वो पिघल जाएगी, तो कैसे संभव होगा। हाँ यहाँ कहो कि देखो इतो तो कौन ही हुआ है, बाकी तो एरी ने बात ठीक की है कि सबका घनत्व समान होता है, मैं भी मानू के मैं नहीं जोली कह रहा है अभी मैं भी मानता हूं, लेकिन एक थोड़ी बात यह माननी पड़ेगी कि जमीन के मां एक नीचे 10 मील मोटी परत पाए बिंग मां घनत्व है समान हुआ है, यानी बट्ठे फेरे पूंछड़ी ऊंची नीची हुए क्या, अच्छा भाई तो अब आ हुआ प्रश्न कि जोली ने कितने मील की बात की, 10 मील या 16 मील वाला जो एरिया है ना उसमें घनत्व है समान रहता है, उसके ऊपर तो घनत्व है समान है, बोले 8 है, उन्होंने तो एक पूरा का पूरा एरिया ने तो पूरा ही कर दिया, घनत्व समान ही था मतलब और गहराई तक जड़ थी, वो कह ना आज अठे शो आवेगो नहीं सिस्टम बिंग ऊपर ऊपर तो घनत्व समान है, बिंग में फिर घनत्व क्या हो जाएगो असमान हो जाएगा और बम बैलेंस बन जाओ, क्या बोलो ठीक है अभी मान लिया। जोली के अनुसार समान घनत्व वाले क्षेत्र के नीचे 10 मील मोटी परत में घनत्व में परिवर्तन मिलता है, इस 10 मील मोटी मंडल में कम घनत्व वाले स्तंभ क्षेत्र के नीचे हल्के पदार्थ वाले भूपृष्ठ में डूबे रहते हैं, मतलब उसके अंदर भाई अलग अलग जगह के ऊपर ऊपर तो एक सही है लेकिन उनकी गहराई उसके अंदर अलग अलग हो जाएगी, ठीक है वो हटा देगा और फिर खड़े रहोगे कोई दिक्कत को नहीं का मतलब आठे यहाँ इम तिर बोक रहे हैं आ जाएगी, लेकिन थे बा पूंछड़ी की बात करा एक सी बा बीसी कौन रहेगा, इसमें घनत्व अलग रहेगा। आज्ञा आयो इस मंडल का निचला भाग एक तरह से हमने देखा कि असमान
मिलता है। जोली और आर्थर होम्स के विचार किससे मिलते हैं? एरी से। और हैफोर्ड और बोवी के प्राट से। समझ गए ना? अब अगली आ गई हिस्केनन की संकल्पना। किसकी? हिस्केनन बड़ी मजेदार बात करेगा। देखो थे हिस्केनन बहुत ही बढ़िया बात बताइए था ने। आ देख लो, बोलो की है वो यहां बनाए कौन सा सब बनाऊंगे? क्या बनाओ? देखो ऐसे आप ऐसे कर रहे हो, समझिए ना? अब इसमें क्या है, जैसे आपने अभी देखा कि एरिया से बता रहे थे ना, ऐसे भाई जो भाग जितना अधिक है ऊंचा है वो उतना ही अधिक है गहरा है। ये कम है तो इसका मतलब इसकी गहराई और कम हो गई। इसकी गहराई अगर हम देखें और कम हो जाएगी, है ना? और ये लास्ट में अगर आप देखते हो तो और ही कम हो गया। ये संकल्पना तो किसके अकॉर्डिंग है? एरी के अकॉर्डिंग है ना? भाई जो भाग जितना अधिक ऊंचा था वो उतना ही अधिक है गहराई तक है। अब हिस्केनन का जो विचार है, हिस्केनन का विचार दोनों का मिला जुला है। किस किस का? एरी का और प्राट का। एरी की बात है ना, ये गहराई वाली जो बात कर रहे हो वो किसके अकॉर्डिंग है? एरी के अकॉर्डिंग। लेकिन दूसरी बात देखना, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 2.7, यहां पे लिख दिया 2.8, यहां पे मैंने लिख दिया 3, ये किसके अकॉर्डिंग है? यहां पर आपने देखा प्राट के अकॉर्डिंग है, यानी सब स्तंभों का घनत्व अलग अलग है। तो बोले इं के बरो पड़े वो एरिया री पूछे एक प्राट री पूछे ना, इंग एक न्यारी बात और जोड़ी दे सके। वो कह देखो एरी भी बात ठीक करे, जो को जितो ऊंचो है वो नीचो ज्यादा है आज अच्छे मेरे। लेकिन प्राट भी ठीक बात करे, बोलबो की करे भाई सबका अलग अलग घनत्व था, जैसे पर्वत का, पठार का, मैदान का भी मैं भी बता रहा हूं अलग अलग था। बोल ठीक है, तो बोल थे कि बताओ न्यारी। बोले मैं एक आ बात बताना चाहूं कि वो जो को स्तंभ की थे अभी बात करोगे, इसमें ऐसे 3 टुकड़े हो गए। इसका अभी आप 2.7 जो घनत्व है औसत जो आप बात कर रहे हो, तो ये 2.7 एक से नहीं मिलेगा पूरे के अंदर। तो बोले यहां पे कुछ कम है, जैसे आपने कह दिया कि 2.6 है, यहां पे 2 पॉइंट है, यानी एक ही स्तंभ के अलग अलग भागों में अलग अलग घनत्व पाया जाता है। एक ही स्तंभ के अलग अलग भागों में, एक ही, आपसे कोई पूछे एक ही स्तंभ के अलग अलग भागों में अलग अलग घनत्व है, एक ही स्तंभ के अलग अलग भागों में अलग अलग घनत्व, यानी ऊपरी भाग में आपने देखा घनत्व कम है और निचले भाग में घनत्व ज्यादा होगा। यह बात किसकी है? इसके नहीं। हाँ सांस के बताओ। अरे बोले एरी ठीक ही कहो, बिया तो गहराई है आज अच्छे मेरे। प्राट भी ठीक कहो, सबका घनत्व अलग अलग है। पर बोले एक बात नहीं भूल गया भाई। बोले क्या भूल गया? अरे बोले एक स्तंभ में 100 कौन पाएगा कदी? 100 किया हो उसके बताओ? टांग न्यारी त्रियांग होगी, पूंछ न्यारी होगी, सिर न्यारो होगा, पेट न्यारो होगा। बोले होगा नहीं? बोलिया तो यही पर्वत हतबिंग ऊपरलो भाग अलग त्रियांग होगा, बीच को अलग है, निचलो अलग है। इसका मतलब ऊपरी भाग हल्का है, बीच का उससे ज्यादा है, फिर नीचे वाला उससे ज्यादा है। यह बात कौन करेगा? हिस्केनन। बुलेरला मिल गया गुरुजी। एरी सबका घनत्व समान है लेकिन गहराई असमान है। प्राट ने कहा कि घनत्व सबका असमान है, गहराई समान है। यही बात की। हैफोर्ड और बोवी ने वो गहराई जो क्षतिपूर्ति रेखा थी उसको समतोल तल कह दिया और उसकी गहराई कितनी बता दी? 112। फिर उसके बाद में किसको पढ़ा? जोली ने कहा कि भाई ऊपर के जो स्तंभ हैं उनके अंदर तो घनत्व समान है, लेकिन एक जो मंडल होता है उसमें घनत्व में असमानता पाई जाती है। यही तो बात की। 10 मील मोटा या 16 किलोमीटर मोटा जो मंडल होगा
अब उसके बाद में आया हिस्केनन। हिस्केनन के दो बातड़ी वाली ठीक है, एरी वाली भी ठीक है, प्राट वाली ठीक है, लेकिन मेरी बात सुन लो थे। बोले थारली के बतावा थे। बोले एक स्तंभ के अलग अलग भागा में गए तो अलग अलग पाए जाए। बोले जी मान गया था ने थे सारा शानी बात करिए। तो बोले ठीक है मान गया, तो आगे चलो। हिस्केनन की संकल्पना 1900 एरी और प्राट की संकल्पना को मिलाकर के एक नई संकल्पना का प्रतिपादन किया। देखो घनत्व भिन्न है, 2.7, 2.8, 2.9, 3, गहराई भी अलग अलग है, गहराई भी भिन्न भिन्न है। यह बात किसके अकॉर्डिंग है? एरी के। एक स्तंभ के भिन्न भागों में घनत्व 2.7, 2.8, 2.9, 3 ऐसा नहीं है कौन रटना 2.7, 2.8, 2.9 बोलते क्या मिलेगा? मैं तो ये थाने बताने खातर, ठीक है नहीं। एक स्तंभ के इंपॉर्टेंट बात है, एक स्तंभ के विभिन्न भागों में अलग अलग घनत्व पाया जाता है। ये किसने कहा? हिस्केनन ने। अब की कौन रहे होगे पूरा। इसके अनुसार एक ही भूस्तंभ के विभिन्न भागों ऊपर तथा नीचे तथा विभिन्न स्तंभों में घनत्व में अंतर होता है ना। कम ऊंचे भूस्तंभ का घनत्व है अधिक तथा अधिक ऊंचे भूस्तंभ का घनत्व है कम होगा, जैसे प्राट बता रहे थे। इस प्रकार भूस्तंभ के ऊपरी भाग में कम घनत्व है, निचले भाग में अधिक घनत्व है। आ बात अलग है, आ कण बताई, हिस्केनन नहीं बताई। दिल्ली की जो संकल्पना है उसको प्रतिमूल संकल्पना बोलते हैं, जो एरी की मूल संकल्पना के विपरीत है। इतना याद रखना है। अब इसमें आपसे ऐसे पूछा जा सकता है प्राट के साग्य कुण और एरी के साग्य कुण। प्राट के हाब है तो है ठीक है, लेकिन ए बनया बनाया डब्बा है। प्राट के डब्बा है। डे मतलब डटन, बो मतलब बोबी, है मतलब हैफोर्ड। हैफोर्ड और बोबी अभी पढ़ के आए थे, किसके अकॉर्डिंग थे? प्राट। डटन आपने पढ़ा था, डटन भी ऐसी बात करेगा, सबका घनत्व है समान है, गहराई समान है। डटन घटाए गुरुजी आइसोस्टेसिस शब्द का प्रयोग किया था भू संतुलन का, वो भूल गया। अब देखो एरी, एरी के हम जाओ, हाँ आ बात जच्चे। एरी मतलब एरी हो गया, होम मतलब होम्स हो गया, जाओ मतलब जोली हो गया। मजाक ना करो। एरी के होम है जाओ, थे भी है की कौन दियड़ो में। अब बेक पेपर में आयो। अब देखो वो पर्वत है, आठों नदियां काट कूट गए, नीचे ले जाओगे मलबो, यहां महासागर के अंदर निक्षेप करेंगे। अब जी हाँ तराजू हो को नहीं, ऐसे ही मान सकते हो आप, जैसे इनमें बैलेंस है, यहां से कुछ कटा, इसमें भार बढ़ा, ये वापिस ऐसे होने की कोशिश करेगा। अब नीचे से वापिस ऐसे अधे स्तर के ऊपर धाराएं आएंगी, भाई इन ऊपर धक्को देंगे, अरे बोले ऊंचो हो तू की, जब बैलेंस बने रहेगो। इस प्रकार से यह अपर्दन और परिवहन होगा, यहां पर के नीचे निक्षेप होगा समुद्रों के अंदर, फिर वापिस अधे धाराएं चलेंगी, फिर ऊपर से कटेगा, यानी जितना ऊपर उठ रहा है उतना कट रहा है। इस प्रकार से ये साइकिल चलता है। प्रश्न आया था भूपटल समस्थिति समायोजन क्या है? भूपटल समस्थिति समायोजन यानी भू संतुलन समजन भी बोल देते हैं, आइसोस्टेसी एडजस्टमेंट। इसलिए आइसोस्टेसी केवल आपको एरी प्राट यही कौन सीखना, वो भी सीखना है। आइसोस्टेसी थाने के सीखा हुआ है, एडजस्टमेंट पढ़ाई गए सागे सागे घर को तालमेल भी रखना है। जद संतुलन बने रहेगो, बैठे भूमि में बने रहे, थारो थारे घर में बने रहेगो, नहीं तो भी इम्बैलेंस होता है, भूकंप आवेगो, जो बहुत बार आते हैं। अब कैसा भूकंप आएगा वो अलग बात है। भू संतुलन साम्यता पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया, बोलो भू संतुलन साम्यता पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया क्या होती है? बीच में कई बार कोई टांची मार दिया नहीं, बिन पुठो जचाणो, समझ गया? कई बीच में नारद आवे, मतलब चुगलखोर आवे, भाई अब थे जाओगा इतम बाठा बिड़ाड़ा पावेगा, बीननी वो कोई टेम है पढ़ना रो घरे थारे रोटियां में स्वांज को नहीं, हर जानता ही फिर मतलब फू फा। अब बेरो पड़ गयो भाई आठों, अब प्रदन की प्रक्रिया होगी, अब वो निक्षेप बोल हो गयो, बुफार आ रही है, अधे स्तर के तौर पर चालने लग रही है तरंगा। अब थाने के करो पड़ेगो,
साम्यता पुठी स्थापित करनी पड़ेगी। बोले मां थारू छानना है कि बा सदा ही यही करी आई चावे। हाँ बोले बात तो तुम ठीक करें, समझ गया नहीं। ऐसे ही ये काटा, यहां पे जमा किया, वापिस ऊपर उठा, ये जो प्रक्रिया जो चल रही है कटने की, जमा होने की, ऊपर उठने की, ये क्या है? भूमि के अंदर संतुलन को, साम्यता पुनर्स्थापित मतलब बार बार स्थापित होने वाली जो प्रक्रिया है उसको आप भूपटल समस्थिति समायोजन कहते हैं, या भूपटल भू संतुलन समंजन कहते हैं, या आइसोस्टेसी एडजस्टमेंट, जो आपको हर रोज करना पड़ता है वो यही है। बस शब्द इतना ही फर्क है, ये भूपटल नहीं है, वो किसो शब्द है फिर थार लो, सास बहू का समस्थिति समायोजन है नहीं, वो बैलेंस आपको करना पड़ता है। तो ये आइसोस्टेसिया इतना ही 5-7 शब्द हैं, बताऊं के दूसरे के ना बताऊं? चलो ठीक है, धन्यवाद। निर्धारित टाइम अभी तो बड़ी है, 3 मिनट बाकी है ये तड़पड़ा हुआ ध्यान देना।